हेलो ऑल ऑफ यू। आप सब बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप सब क्लास के लिए एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है। साथ ही आपके मन में बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे। तो आज हम लोग ऐसे फियर्स एंड कन्फ्यूजन्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कॉमन फियर आपके मन में होगा कि इग्नू में पास होना मुश्किल होता है। ये आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ने बताया होगा कि इग्नू में पास होना डिफ़िकल्ट होता है, इजीली लोग पास नहीं होते। तो मैं आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूं कि ये बिल्कुल गलत है। आप इग्नू में ईजिली पास हो सकते हैं। आप खुद समझिए कि देखिए, इग्नू का जो एग्ज़ाम है वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता, कोई आईएएस लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं होते। इसके कुछ सिलेबस दिया होता है और उस सिलेबस को आपको स्टडी करना होता है। आपने सिलेबस की स्टडी आपने प्रॉपरली किया है तो आप इजीली पास भी हो सकते हो और अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि पास होना डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखिए, इग्नू आप सबको पता है ओपन यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग ये समझते हैं, हमारा माइंडसेट ये होता है कि ओपन का मतलब होता है इजीली, सब कुछ इजी हो जाए। मीन्स आपके मन में आता है कि इजी क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए और इजीली पास हो जाते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले 2 या 3 डेज कुछ गेस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और सोचते हैं इसमें से ही हम लोग पास हो जाए। ओपन का मतलब लोगों के माइंड में ये चीज़ आता है हमेशा। बट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ ओपन का मतलब ये नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब कुछ और हो सकता है कि आपके एडमिशन में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, आपके एकेडमिक में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपको स्टडी तो करना पड़ेगा। यानी आपने सिलेबस की स्टडी किया है तो अच्छे स्कोर कर सकते हो। मीन्स मोर देन 70-80% आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ऐसा किया जा सकता है यदि आपने प्रॉपरली स्टडी किया है। लेकिन आप ये सोचते हो कि 2 या 3 डेज पढ़ के या कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ के या चीटिंग करके मैं सिर्फ पास हो जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसीलिए आपने सिलेबस की स्टडी किया है तो आप इजीली पास हो सकते हो। तो आपके मन में या लोगों ने आपको बताया होगा या बताते हैं कि पास होना मुश्किल होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने प्रॉपर स्टडी किया है तो इजीली पास हो सकते हो। यदि आपने प्रॉपर स्टडी आप नहीं करोगे तो आप भी पास नहीं होगे और फिर आप दूसरे के लिए ऐसे ही एग्जाम्पल बन जाओगे, आप दूसरों को ये बताओगे कि देखो इग्नू में पास होना मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर स्टडी करना चाहिए और प्रॉपर आप स्टडी करेंगे तो जरूर पास होंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जॉब करते हैं, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि आप एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स का टाइम आपको पर डे अरेंज करना चाहिए अपने स्टडी के लिए। एटलीस्ट 1 आवर तो करना ही चाहिए। आपने अभी से 1 आवर टाइम आपने अरेंज किया है अपने स्टडी के लिए, तो आप भी इजिली स्कोर कर सकते हो, इजिली आप पास हो सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं कि अभी से आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं और जैसे एग्जाम का टाइम नज़दीक आता है तो हम लोग 7 to 10 डेज की लीव ले लेते हैं कंपनी से और सोचते हैं कि इसमें हम लोग सारे सिलेबस का प्रिपरेशन कर ले, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और ऐसे में आप सपोज कीजिए कि 40% से पास भी हो जाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट इन फ्यूचर नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए आपको अभी से फोकस करना चाहिए और पर डे 1 to 2 आवर्स का टाइम ज़रूर अरेंज करना चाहिए। ठीक है। अब जो स्टूडेंट जॉब में नहीं है, उनके पास पूरा टाइम है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट आपको इग्नू सिलेबस पे ज़रूर फोकस करना चाहिए और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपने नॉलेज और स्किल्स को आप बढ़ा सकते हो। तो आप इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। मिनिमम आपको 60% का टारगेट रखना चाहिए अपने बीसीए के लिए। यानी आप ओवरऑल 60% मार्क्स आपको सिक्योर करके जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपने 60% से कम सिक्योर किया है तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे ऐसी कंपनी हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती नहीं है क्योंकि आपके पास 60% से कम मार्क्स होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी आप बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो और 60% से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है। देखो, मैं एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 5 पेपर्स आपको देने हैं, तो इस 5 पेपर्स में मान लो किसी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में या सभी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो भी इग्नू आपको प्रमोट कर देती है। यानी सेकेंड सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो जाता है और ये फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स फिर सेकेंड सेमेस्टर के साथ आप दे सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। बट इसका मतलब ये नहीं है, आपको इसका बेनिफिट इस तरह से नहीं लेना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने स्टडी नहीं किया और आप सोचते हो कि सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेकेंड दोनों कर लूँ, या आप ये सोचते हो कि थर्ड सेमेस्टर में मैं
फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों का कर लूँ, तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सेमेस्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके सिलेबस और पैटर्न भी चेंज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हर एक सेमेस्टर वाइज आप सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लो। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, एक दो सब्जेक्ट में जिसके में आप फेल हो जाते हो, वो आप दोबारा आप सेकेंड सेमेस्टर में दे सकते हो, बट जिन्होंने भी प्रॉपर स्टडी किया है सेमेस्टर वाइज उनका पेपर इजीली क्लियर हो जाता है। अब इसका बेनिफिट आपके एक और केस में बताता हूँ जिसमें आप इसका बेनिफिट ले सकते हो इस फ्लेक्सिबिलिटी का। जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 60% से ज़्यादा सिक्योर करना चाहता है। आप मान लो किसी एक सब्जेक्ट का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, BCS 011 एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल का। सपोज आपने इसका स्टडी किया है और आप एग्जाम में जाते हैं, तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप 60% से ज़्यादा सिक्योर नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि इसको आप ब्लैंक कॉपी सबमिट कर दो, यानी आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर इसमें दोबारा पेपर दीजिए और 60 से ज़्यादा स्कोर आप कर लो। तो ये इस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हो, बट हमेशा ध्यान रखिए इसको निगेटिव अप्रोच में इसका बेनिफिट आपको लेने की कोशिश नहीं करना है कि चलो किसी तरह पढ़ लेते हैं, पास हो गए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में देंगे, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपने प्रॉपर स्टडी किया है तो ऐसे सिचुएशन शायद ही कभी आएगा कि जिसमें 60 से आप कम सिक्योर करोगे, अदरवाइज मोस्टली केसेस में आप 60% इजीली कर सकते हो यदि आपने स्टडी किया है तो। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो स्टूडेंट सिर्फ पास करना चाहते हैं किसी भी तरह, वो इस चीज़ को फॉलो ना करे, यानी आप ब्लैंक कॉपी सबमिट करके मत आओ, आप जो आपको आता है आप लिखिए, जितने भी मार्क्स मिल जाए आप उससे सेटिस्फाइड हो जाइए। बट ये स्पेशली मैंने उनके लिए बताया जो हमेशा चाहते हैं कि 60 से अबव हर एक सब्जेक्ट में वो मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है। ठीक है, अब एक चीज और मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूं। जैसे आप देखो एक सब्जेक्ट है, मैं BCS 011 मैं इसी की बात कर लेता हूं। इसका एक थ्योरी पेपर है, एक इसका लैब होगा और एक इसका असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो थ्योरी पेपर है इसमें आप मिनिमम 50% से कम नहीं होना चाहिए, ये मेंटेन रखो। और लैब में और जो असाइनमेंट्स में आपको मार्क्स मिलेंगे, इसके मार्क्स को ऐड करने के बाद ओवरऑल 60 आपका बन जाता है, बन सकता है। यानी यदि थ्योरी में आपका 50 से कम आया तो वो कभी भी 60% से अबव नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये टारगेट रख लो कि थ्योरी पेपर में आपका 50 से कम नहीं होना चाहिए स्कोर। 50% की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 50%। और इसके जो लैब के और असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं उसके वेटेज को ऐड करके ओवरऑल 60 आपका बन जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए आप। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टडी प्लान, किस तरह से आपको स्टडी करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना चाहिए, यानी सिलेबस में जो भी टॉपिक और चैप्टर्स दिया हुआ है वो चैप्टर्स आपको कवर करने चाहिए। आपके पास इग्नू के बुक्स होंगे, बुक्स में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं। बुक्स नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ से भी आप चैप्टर्स एंड बुक्स दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं से लाइन बाय लाइन बुक्स को स्टडी कीजिए, आप चैप्टर देख लो, टॉपिक देख लो, और वो टॉपिक कहीं से भी आप कवर कर लो। आपके पास बहुत सारे स्टडी के सोर्सेज होंगे, वहाँ से आपको एक नोट तैयार करना है, यानी मैं आपको क्लास नोट्स आपको मैं लिखवाऊंगा, यहाँ से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। आप इग्नू के बुक से प्रिपेयर कर सकते हो, या आप कोई अदर स्टडी मटेरियल्स है वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट आपको सिलेबस के सारे टॉपिक कवर करने चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। इसमें एक सब्जेक्ट के लिए जो भी टाइम लगता है 1 मंथ या 2 मंथ, ये आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है, यदि ये सिलेबस आप कवर कर लेते हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। इसमें एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 to 5 क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने सॉल्व कर लिया तो इसी में से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बट आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आंसर करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आंसर क्वालिटी बेटर होना चाहिए। आप लोग ये राइट करोगे, राइट करने के बाद आपको मुझे दिखाना है, मैं इसको चेक करूंगा, कोई सजेशन होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और इस तरह से आप आंसर क्वालिटी इंप्रूव करो। अभी अभी हम लोग आंसर क्वालिटी के बारे में अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। पहले अभी आपको मैं बता दूं कि सेकेंड स्टेप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप में आपको कुछ प्रैक्टिस सेट करने हैं, यानी आपको ये प्रैक्टिस सेट कहीं से भी मिल जाएगा।
ये सेट आपको हमारे वेबसाइट से भी मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू नहीं करते हैं क्लास, उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप हमारे साइट से भी आप प्रैक्टिस सेट आप डाउनलोड कर लो। और ये 3 सेट हम लोग बनाते हैं एग्जाम से पहले। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि आपने जो प्रिपरेशन किया है आप कितना इसमें स्कोर कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि आंसर क्वालिटी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये कवर हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आंसर्स क्वालिटी। देखिए, आपको अपने आंसर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, मेंटेन रखना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आंसर्स क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर राइट करना चाहिए। ना तो ज़्यादा लिखना है ना तो कम लिखना है, जितनी डिमांड है उस डिमांड को आपको सिर्फ फुलफिल करना है। ओके, समझ में आ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी पॉपुलर वर्ड हम लोग देख लेते हैं और उस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी सारी डिटेल्स हम लोग राइट कर डालते हैं। 3 to 4 पैराग्राफ आप राइट कर डालते हैं, जबकि इसका आंसर 1 पैराग्राफ में हो सकता है। ओके, अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। अभी हमारे पास ये 3 क्वेश्चन मैंने लिया है। व्हाट इज अ कंप्यूटर एंड हाउ डज कंप्यूटर वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर एक कॉमन वर्ड है कंप्यूटर, तीनों क्वेश्चन में कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे राइट कर देंगे। कंप्यूटर के फंक्शंस क्या है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, एवरीथिंग। तो ये आपकी आंसर क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाएगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज अ कंप्यूटर, तो आप सिर्फ इसी का आंसर आप दोगे। इसमें आपसे पूछा हुआ है ऑपरेशन, यानी हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है, तो आपको ये लिखना है। तो कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उतना ही सप्लाई करो, उतना ही इंफॉर्मेशन आप उसको राइट कीजिए। समझ में आ गया। अभी हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से राइट करना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि किसी क्वेश्चन की डिमांड है, उसमें इमेज या ड्राइंग्स की ज़रूरत है, तो आप ये ज़रूर करो। इमेज आपको ज़रूर बनाना चाहिए, ड्राइंग्स ज़रूर करना चाहिए। बेशक आपको 1-2 लाइन्स आप बेशक कम लिखो इसका आंसर, बट जहाँ पे ड्राइंग या इमेज है वहाँ पे वो ज़रूर ड्रा करना चाहिए। क्योंकि आप ड्राइंग कर देते हो तो इससे आपकी आंसर क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है और एग्जामिनर को समझ में आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है और वो अच्छा स्कोर कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें और भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरह से किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और आपके बीसीए में, ओवरऑल बीसीए में आपको क्या करना चाहिए, ये मैंने ओवरऑल समरी आपको बता दिया है। तो इसी प्लान के साथ आप लोग स्टडी कंटिन्यू करोगे। और ये जो भी क्लासेस में नेक्स्ट क्लास आपका स्टार्ट होगा तो इसकी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियोज़, वो मैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवा दूंगा। दोबारा उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप क्लास में फिर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।